फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल ऑन यूट्यूब चैनल स्मार्ट एग्जाम प्रिपरेशन में डॉक्टर सत्येंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, आपको बता दूं कि आज का वीडियो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है उन सभी लोगों के लिए जो लोग भी नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर पीएचडी करना चाहते हैं, हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं। दोस्तों, निश्चित तौर पर उन सभी लोगों के लिए आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो पूरे वीडियो के दौरान बने रहें और हर पॉइंट को ध्यान सुने। दोस्तों, ऐसा हो सकता है कि वीडियो के दौरान जो है कहीं आपको ऐसा लग सकता है कि ये हमारे इंटरेस्ट की चीज़ नहीं है या फिर ये हमको ऑलरेडी आती है, लेकिन हो सकता है कि जो आगे के पॉइंट्स हों वो आपको न पता हो। तो दोस्तों, पूरे वीडियो के दौरान बने रहें और हर एक पॉइंट को ध्यान सुने, जिससे कि आपके सारे जो छोटे मोटे क्वेरी होते हैं वो क्लियर हो सके। ठीक है दोस्तों, ये स्पेशली उन लोगों के लिए वीडियो है जो कि जिनको छोटे, जैसे सपोज करो बहुत बार ये चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं कि व्हाट इज़ नेट और व्हाट इज जेआरएफ। ठीक है, मतलब नेट क्या होता है, जेआरएफ क्या होता है, नेट जेआरएफ में डिफरेंस क्या होता है, इसके लिए एज लिमिट क्या होती है, या फिर इसकी वैलिडिटी कितने टाइम के लिए होती है नेट की और जेआरएफ की। ठीक है, और एक क्वेश्चन और आता है कि क्या नेट क्वालिफाई करने के बाद ही जो है हम पीएचडी कर सकते हैं या फिर जेआरएफ जब कर लेते हैं तभी पीएचडी कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह के तमाम जो क्वेरीज होते हैं उसी पे बेस्ड जो है आज का वीडियो है। तो दोस्तों, आज का जो है वीडियो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको एक बात और बताते हैं कि यदि आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चाहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के लिए इस वीडियो के नीचे जो है रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा होगा, उस पर यदि आप क्लिक कर देते हो तो ये चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। साथ ही जो है यदि आप बेल आइकन पर प्रेस कर देते हो तो उसका सबसे बड़ा फायदा आपको ये होगा कि इन फ्यूचर जब भी हम कोई यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका मैसेज आपको सबसे पहले मिल सकेगा और आप उस वीडियो को वॉच कर सकेंगे। तो दोस्तों, चलते हैं आज का वीडियो जो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, पहला जो पॉइंट आता है कि आखिर नेट होता क्या है। ठीक है, NET मतलब नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, तो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है बेसिकली ये क्या होता है, मतलब ये पात्रता परीक्षा होती है। ठीक है, इसी को जैसे नेट को यदि बात करें हम लोग तो हिंदी में जो इसी को राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट को राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा भी बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे नेट यदि आप क्वालिफाई करते हो तो ये असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। यदि आपने नेट क्वालिफाई कर लिया तो किसी यूनिवर्सिटी, इंडिया के किसी यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेजेस में आप जो है असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो। लेकिन जो है फ्यूचर में अभी जो है ऐसा आने वाला है कि मोस्ट प्रोबेबली जो है वो पीएचडी के बाद ही जो है आप असिस्टेंट प्रोफेसर जो है बन सकोगे। ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल जो है नेट के आधार पे भी जो है आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो, नेट या फिर सेट के आधार पे। लेकिन बेसिकली चूंकि आज का जो है हम लोगों का ये वीडियो है ये नेट जेआरएफ पे चूंकि बेस्ड है, तो नेट जेआरएफ की ही हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो पहली बात तो आपको बता दिया कि नेट क्या होता है। ठीक है, तो नेट के बाद आप क्या करते हो, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हो। और अब जो है इसके लिए बात आती है कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होती है। तो पहली जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है कि यदि आप सपोज करो जनरल कैटेगरी में हो तो आपको जो है एटलीस्ट 55% मार्क्स जो है आपके मास्टर डिग्री में होने चाहिए, देन आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। ठीक है, तो पहली जो रिक्वायरमेंट होती है ये होती है। दूसरी जो बात होती है, जैसे नेट की केवल अभी हम लोग स्पेशली नेट की बात करें, जेआरएफ की बात जो है बाद में करेंगे। ठीक है, तो दूसरी जो बात आती है कि नेट के लिए जो है एज लिमिट क्या होता है। तो दोस्तों, इसके लिए कोई नेट के लिए जो है एज लिमिट नहीं होती है। ठीक है, नेट मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर देखा जाए तो जो इसमें दिया रहता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर एंड जेआरएफ के लिए जो है ये एप्लीकेशन फॉर्म आता है। जैसे एनटीए की बात करो, एनटीए यूजीसी नेट की यदि बात करो, उसमें आप देखते हो कि असिस्टेंट प्रोफेसर एंड जेआरएफ की बात की जाती है। ठीक है, मतलब कि असिस्टेंट प्रोफेसर जो है या उसी को नेट भी बोलते हो, तो नेट के लिए जो है जो एलिजिबिलिटी की बात करें हम लोग एज की, तो उसके लिए कोई मतलब एज बाउंडेशन नहीं है कि आपका जो है मैक्सिमम एज लिमिट इतनी होनी चाहिए। तो दूसरी बात तो ये हो गई। अब यदि हम लोग बात करें तीसरी बात कि जैसे आप नेट क्वालिफाई कर जाते हो तो बहुत लोगों का ये क्वेरी होता है कि ये कितने टाइम के लिए वैलिड होता है। यदि हमने नेट क्वालिफाई कर लिया तो कितने टाइम के लिए वैलिड होता है। तो दोस्तों, ये जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट होता है, और यदि आपने एक बार नेट क्वालिफाई कर लिया तो ये लाइफ टाइम के लिए वैलिड होता है। लेकिन दोस्तों, स्पेशली हम लोग नेट की बात कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग जेआरएफ से कंफ्यूज नहीं होंगे, जेआरएफ की बात हम लोग बाद में करेंगे। तो इस तरह से ये तो बात हो गई कि नेट बेसिकली क्या होता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं जेआरएफ की। ठीक है, तो और जेआरएफ में देखा जाए तो जो जैसे जेआरएफ की बात करो तो इसमें एक जो होता है
एज लिमिट होती है कि 30 ईयर जो है मैक्सिमम, इसमें जो एज लिमिट की बात करें, यदि जनरल कैटेगरी की बात कर रहे हैं तो मैक्सिमम जो है एज लिमिट इसमें दिया है 30 ईयर आपका होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन उसमें भी जो है डिफरेंट कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो है रिलैक्सेशन होता है, ठीक है। तो मतलब जेआरएफ के लिए अप्लाई करना है आपको, तो उसमें जो है आप देख लो कि आप किस कैटेगरी में आते हो, और यदि आपको रिसर्च एक्सपीरियंस वगैरह भी आपके मास्टर डिग्री से संबंधित रिसर्च एक्सपीरियंस है तो उसके लिए भी जो है उसमें प्रोविजन दिया हुआ है कि उसके लिए आप मैक्सिमम कितने टाइम तक जो है आपको छूट मिल सकती है, ठीक है। तो ये भी एक पॉइंट होता है। अब दोस्तों बात आती है कि जेआरएफ, कौन लोग जेआरएफ होते हैं। जैसे जो नेट के लिए फॉर्म आता है तो उसी में आप देखते हो कि नेट और जेआरएफ, ठीक है, ये दोनों मतलब आप नेट के लिए अप्लाई कर रहे हो या फिर नेट प्लस जेआरएफ के लिए अप्लाई कर रहे हो। तो नेट के लिए कौन अप्लाई करता है? जिन लोगों की एज लिमिट मतलब एज जो है जिनकी एक्सपायर हो चुकी है, ठीक है। देखा जाए तो मतलब उनकी एज जो है मोर देन 30, यदि जनरल कैटेगरी की बात करें, कोई जनरल कैटेगरी में मेल कैंडिडेट है, उसकी एज 30 ईयर हो गई है तो वो 30 ईयर के बाद अप्लाई नहीं कर सकता। यदि वो मतलब कुछ स्पेशल केसेस में ही केवल अप्लाई कर सकता है, ठीक है। उसके लिए जो है आप देख सकते हो जो नोटिफिकेशन आते हैं टाइम टू टाइम, जब आप एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिलअप करना होता है तो जैसे यूजीसी का जो नोटिफिकेशन आता है या फिर सीएसआईआर का, सबका अलग अलग नोटिफिकेशन आता है, उसमें वो सारी चीजें क्लियरली मेंशन की गई रहती हैं, ठीक है। तो जैसे अब हम लोग बात कर रहे हैं जैसे जेआरएफ की, तो क्या जनरल के लिए जो है 30 ईयर जैसे कि जो है मिनिमम ये मतलब सॉरी मैक्सिमम जो है एज लिमिट दिया हुआ है। अब आप अदर कैटेगरी में हो तो उसके लिए रिलैक्सेशन होता है, आप उसके अकॉर्डिंग जो है जेआरएफ के लिए मतलब मोर देन 30 ईयर भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब बात आती है कि यदि आप जो है जेआरएफ क्वालिफाई कर जाते हो तो जो जेआरएफ क्वालिफाई करने के बाद जो जेआरएफ, पहले तो उसका फुल फॉर्म क्या होता है? जूनियर रिसर्च फेलोशिप, ठीक है। मतलब ये कौन लोग जेआरएफ क्वालिफाई करते हैं? तो वो नेट और जेआरएफ के लिए सेम एग्जाम होता है। उसमें जो लोग मतलब जिनका मतलब मेरिट हाई रहता है, ठीक है, तो उसमें भी कट ऑफ डिसाइड किया जाता है कि इतने से इतने मतलब इतने से इतने मार्क्स वाले लोगों को जो है जेआरएफ दिया जाएगा। वो भी सब्जेक्ट वाइज अलग अलग जो है उसका कट ऑफ आप देखते हो बनता है। तो कट ऑफ ये कैटेगरी और सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो उसमें रहता है, ठीक है। तो अब ये तो टॉप के जो लोग होते हैं उनको जेआरएफ, और बाकी जो है जो नीचे मतलब एक सर्टेन कट ऑफ के बाद के जो मार्क्स वाले लोग होते हैं उनको नेट का सर्टिफिकेट मिलता है या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वो एलिजिबल होते हैं, ठीक है। तो मतलब जो जेआरएफ क्वालिफाई करता है वो क्या होता है? मतलब वो नेट प्लस जेआरएफ है, ठीक है। मतलब वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तो ऑलरेडी एलिजिबल हो ही गया, साथ साथ जो है वो कहीं रिसर्च करने के लिए जो है वो एलिजिबल हो गया। और उसको जो है जैसे हम लोग बात करें एनटीए यूजीसी नेट की यदि स्पेशली बात करें तो इसमें क्या होता है? इसमें जैसे क्या होता है दोस्तों कि आप यदि आप जो है जेआरएफ क्वालिफाई कर गए तो वो मतलब 3 ईयर के लिए जो है वैलिड होता है। उसकी यदि वैलिडिटी की बात करें तो 3 ईयर के लिए वो वैलिड होता है, और विद इन 3 ईयर जो है आपको कहीं रिसर्च ज्वाइन करना होता है, ठीक है। और यदि आप ऑलरेडी कहीं रिसर्च ज्वाइन किए हुए हो मतलब एमफिल या पीएचडी कर रहे हो तो उसके लिए भी जो है प्रोविजन दिया हुआ है कि आपको किस डेट से जो है फेलोशिप प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। लेकिन यदि आप सपोज करो कि कहीं रिसर्च आपने ज्वाइन नहीं किया है लेकिन आपने नेट मतलब मास्टर डिग्री के बाद आपने जो जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया, इन दैट केस आपको जो है अब जैसे जो अवार्ड लेटर मिलता है तब से आपको जो है 3 ईयर के लिए वो वैलिडिटी उस मतलब जेआरएफ की होती है, और विद इन 3 ईयर आपको जो है कहीं पीएचडी ज्वाइन करना होता है। देन आपको फेलोशिप जो है वो मतलब यूजीसी जो है प्रोवाइड करती है, क्योंकि हम लोग स्पेशली अभी बात कर रहे थे एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ की, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों यदि हम लोग बात करें नेट और जेआरएफ में तो ये दोनों में जो है बेसिक डिफरेंस ये होता है। और दूसरा एक और बात आपको बता दें दोस्तों कि जो जेआरएफ की जो है फेलोशिप जो होती है वो 31,000 प्लस एचआरए आपको एज पर सिटी के अकॉर्डिंग जो है मिलता है। तो दोस्तों काफ़ी जो है अच्छा खासा अमाउंट है। 31,000 मतलब 31,000 रुपये जो है कम नहीं होते हैं। आपको हर महीने जो है 31,000 रुपये वो जो है यूजीसी के द्वारा आपको प्रोवाइड किया जाता है यदि आपने एनडीए यूजीसी नेट जेआरएफ क्वालिफाई किया है तो, ठीक है। तो ये तो बात हो गई दोस्तों नेट और जेआरएफ के लिए कि उसके लिए जो है मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या होती है और उसके लिए एज लिमिट क्या होती है और मतलब
कितने ईयर के लिए वैलिड होता है। तो इस तरह की जो छोटी क्वेरीज थी वो हम लोगों ने बात की। लेकिन अब जो है बात करेंगे हम लोग, बहुत सारे लोगों की एक दूसरी ये क्वेरी रहती है कि क्या नेट या फिर जेआरएफ क्वालिफाई करने के बाद ही हम पीएचडी कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो पीएचडी के लिए भी जो मिनिमम एलिजिबिलिटी होती है, आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए और मास्टर डिग्री में जो है 55% आपके मार्क्स जो हैं, यदि आप जनरल कैटेगरी में हो तो होना चाहिए। और बाकी केसेस, बाकी जो अदर कैटेगरी के लोग होते हैं उनको जो है एज पर गवर्नमेंट रूल जो है उनको रिलैक्सेशन दिया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से आप माइंड बिल्कुल जो है माइंड में क्लियर कर लें कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि पीएचडी करने के लिए नेट या जेआरएफ का होना जरूरी है। यदि आपका मास्टर डिग्री में 55% है और आप यदि जनरल कैटेगरी में आते हो, इन दैट केस आप अप्लाई कर सकते हो। बाकी केसेस में जैसे मैंने आपको बताया ही कि एज पर गवर्नमेंट रूल जो है आपको रिलैक्सेशन भी मिलता है और आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, लेकिन यदि नेट जेआरएफ है आपके पास तो ये बहुत अच्छी बात हो जाती है। बहुत सारी यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जो कि फॉर्म निकालती हैं, उसमें क्लियरली मेंशन रहता है कि यदि आप नेट क्वालिफाई हो या फिर जेआरएफ क्वालिफाई हो, तो ये डिपेंड कर सकता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी जो है वेरी कर सकता है कि कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी भी होती हैं जो कि केवल जैसे नेट भी हो आप तो आपको जो एंट्रेंस एग्जाम उनका होता है रिसर्च के लिए उससे आपको एग्जाम कर देती है। बहुत सारी यूनिवर्सिटी ऐसी होती हैं जो कि जेआरएफ को ही मतलब मानती हैं, या फिर जेआरएफ या फिर गेट या फिर और कोई आपके पास फेलोशिप वगैरह दी है तो आपको एंट्रेंस एग्जाम से एग्जाम किया जाता है, मतलब छूट दी जाती है और आप जो है डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए एलिजिबल होते हैं। लेकिन जो मास्टर डिग्री जो लोग केवल किए हुए हैं तो उन लोगों के लिए होता है कि जो यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस टेस्ट होता है उसको आप जो है आपको क्वालिफाई करना होता है। और यदि आप उस एंट्रेंस को क्वालिफाई कर लेते हो, इट मीन्स आप भी एलिजिबल हो गए। वो नेट जेआरएफ जितने लोग थे उनके इक्विवेलेंट आप भी हो गए, क्योंकि आप भी इंटरव्यू देते हो और वो लोग भी जो है डायरेक्ट इंटरव्यू देते हैं। उनको टेस्ट बस केवल वो रिटन टेस्ट जो था एंट्रेंस टेस्ट वो उनको जो है नहीं देना पड़ा। जो लोग नेट जेआरएफ या फिर और कोई फेलोशिप यदि वो क्वालिफाई है तो मतलब उनके पास और कोई फेलोशिप है तब। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों ये माइंड से बिल्कुल भी निकाल दें। और यदि आपके पास केवल मास्टर डिग्री भी है तब भी आप पीएचडी कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि नेट जेआरएफ भी आपका हो जाए। और अपने बाकी जो चीज़ें हैं, रिसर्च जब आप ज्वाइन करते हो, जैसे आप मान लो जैसे रिसर्च आपने ज्वाइन कर लिया तो कोशिश करना चाहिए कि आपको जो अपना एपीआई वगैरह भी जो है स्ट्रॉन्ग करते रहना चाहिए। कुछ जैसे आपको रिसर्च पेपर्स वगैरह जो है पब्लिश करते रहना चाहिए, जिससे कि जब भी आप मतलब पीएचडी आपका कंप्लीट हो तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप जब एलिजिबल होते हो तो आप कहीं अप्लाई करो तो एटलीस्ट आप शॉर्ट लिस्ट वगैरह हो सको। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज के वीडियो में जो है जो भी आपकी क्वेरीज होती हैं इस तरह की क्वेरी वो सॉल्व हो गई होंगी। लेकिन यदि आपके माइंड में और भी कोई क्वेरी हो और कुछ क्वेश्चन हो तो आप बिल्कुल जो है कमेंट बॉक्स में इस वीडियो के नीचे आप दें, जिसको कोशिश रहेगी कि इन फ्यूचर जो है नेक्स्ट वीडियो में उन क्वेरीज को सॉल्व करें। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आप सभी लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। यदि आपको आज का वीडियो यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो जरूर से जो है इस वीडियो को लाइक करें और इस पे कमेंट करें। ठीक है, और चाहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के लिए ऑलरेडी मैंने ऊपर आपको बता चुका है कैसे आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इतना पेशेंसफुली जो है आज का वीडियो आप लोगों ने वॉच किया उसके लिए थैंक यू सो मच। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं किसी अदर इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।